जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस क्लास में। गाइस, आज की क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10 का हिंदी का मॉडल पेपर। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड एग्जाम यूपी बोर्ड 2025 में देखने को मिलने वाला है। इसलिए वीडियो में आप लास्ट तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए बिना बातचीत की क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपको पेपर जो होगा उसमें समय 3 घंटे 15 मिनट का मिलने वाला है, और नोट में आपको मिलेगा कि सभी प्रश्न करना आपके लिए अनिवार्य है। शुरुआत करते हैं खंड आ से। खंड आ में जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न से। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आपका है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल किस प्रसिद्ध हैं, किस चीज़ के लिए? कहानी लेखन के लिए, उपन्यास के लिए, आलोचना के लिए या नाटक के लिए? तो याद रखिएगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल अगर पूछा जाए तो ये आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन सा जो है वो बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचना के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास के लेखक, गोदान उपन्यास के लेखक कौन है? यशपाल हैं, प्रेमचंद्र हैं, मोहन राकेश हैं या धर्मवीर भारती हैं? तो याद रखिएगा गोदान, गबन, सेवा सदन, ये सभी की सभी जो रचनाएं होने वाली हैं वो प्रेमचंद्र जी की होने वाली हैं, यानी यहाँ पर ऑप्शन बा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर तीसरा कहता है कि नीड़ का निर्माण फिर, इसके रचनाकार कौन होने वाले हैं? नीड़ का निर्माण फिर इसके रचनाकार कौन हैं? हरिवंश राय बच्चन, राजेंद्र प्रसाद, हजारी प्रसाद या रामविलास शर्मा? तो याद रखिएगा नीड़ का निर्माण फिर इसके जो रचनाकार हो जाएंगे वो हरिवंश राय बच्चन जी हो जाएंगे, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट होने वाला है। गाइस, वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को आप एक लाइक करेंगे, और चैनल पर अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे, क्योंकि कंटिन्यू आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारियाँ इस चैनल पर करवाई जा रही हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चौथा क्वेश्चन आपका है कि झूठा सच उपन्यास के लेखक कौन होने वाले हैं? यशपाल, कामलेश्वर, राघव या चतुर्सेन? तो याद रखिएगा झूठा सच उपन्यास के जो लेखक हैं वो यशपाल हैं, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5वें की बात करते हैं कि छायावाद की प्रमुख प्रवृत्ति क्या है? यानी जो छायावाद है उसकी विशेषता क्या है? अगर विशेषता की बात करें, आश्रयदाताओं की प्रशंसा है, रीत ग्रंथियाँ हैं, प्रेम वेदना है या फिर भक्ति भावना है? तो याद रखिएगा यहाँ पर जो ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है वो पहला ऑप्शन सही होने वाला है, यानी आश्रयदाताओं की प्रशंसा हो जाएगा। आश्रयदाताओं की प्रशंसा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। कलम का सिपाही जीवनी है जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद्र, मोहन राकेश या फिर रामचंद्र शुक्ल? तो याद रखिएगा कलम का सिपाही जो जीवनी है वो किसकी हो जाएगी? मुंशी प्रेमचंद्र की हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? ठीक है, घनानंद जो हैं वो किस काव्य धारा के कवि हैं? रीतिबद्ध, रीत सिद्ध, रीति मुक्त या फिर आधुनिक? जल्दी से क्वेश्चन का आंसर देंगे। घनानंद किस काव्य धारा के कवि हैं? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट है वो सा करेक्ट है, रीत मुक्त हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। हंस पत्रिका के संपादक हैं मोहन राकेश, प्रेमचंद्र, धर्मवीर भारती, गुलाब राय? जल्दी से बताएंगे हंस पत्रिका के संपादक इनमें से कौन हैं? तो याद रखिएगा हंस पत्रिका के जो संपादक होने वाले हैं वो होने वाले हैं मुंशी प्रेमचंद्र, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है, मुंशी प्रेमचंद्र हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। जहाज का पंछी कृति की विधा है? नाटक है, कहानी है, उपन्यास है या निबंध है? जहाज का पंछी ये किस कृति की विधा है? तो याद रखिएगा जहाज का पंछी ये उपन्यास विधा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष बताइए। 1942, 1953, 1943 या 1940? यहाँ पर आपसे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष पूछा गया है। तो याद रखिएगा ऑप्शन यहाँ पर जो करेक्ट होने वाला है वो सा बिल्कुल करेक्ट होने वाला है, 1943। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1943 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। निर्वेद जो है वो अस्थाई भाव है किसका? हास्य रस का,
करुण रस का, शांत रस का या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे निर्वेद का अस्थाई भाव क्या होने वाला है, तो याद रखिएगा निर्वेद का अस्थाई भाव शांत हो जाएगा, यानी यह शांत रस का अस्थाई भाव होता है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार कौन सा है। ठीक है, श्लेष, उपमा, उत्प्रेक्षा या रूपक। ठीक है, पीपर पात सरिस मंडोला में अलंकार आपसे पूछा गया है, तो याद रखिएगा यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। ठीक है, उपमा अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13वें की बात करते हैं, रोला छंद में कितने चरण होते हैं। अब आपको पता है कि रस, छंद और अलंकार तीनों से एक एक नंबर के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि रोला छंद में कितने चरण होते हैं, 2, 4, 3 या 5। रोला में चरण पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा रोला जो होता है इसमें चरण की संख्या 4 होती है, यानी ऑप्शन यहाँ पर बा करेक्ट है। ठीक है, रोला में चरण की संख्या 4 होती है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि आगमन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है कि आगमन में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। उपसर्ग मतलब जो शब्द में आगे लगता है। ठीक है, जो शब्द में आगे लगता है वो उपसर्ग होता है। आगमन में उपसर्ग पूछा गया है, तो आप देख पा रहे हैं कि आगमन में आगे लगा हुआ है आ, यानी यहाँ उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ। ठीक है, उपसर्ग क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। ऑप्शन दा बिल्कुल करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15वां है कि भलाई में प्रत्यय क्या है। तो उपसर्ग शब्द में आगे लगता है और प्रत्यय शब्द में पीछे लगता है। भलाई में प्रत्यय पूछा गया है, विकल्प है भला, ई या फिर आई या फिर इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा कि जो भलाई में प्रत्यय हो जाएगा वो ऑप्शन सी करेक्ट है, यानी आई। ठीक है, भलाई में प्रत्यय कौन सा होगा, आई। उपसर्ग अगर पूछा जाए तो जो आगे लगा होगा और प्रत्यय पूछा जाए तो जो पीछे लगा होगा। क्वेश्चन नंबर 16वां है कि नीलांबर में कौन सा समास पूछा गया है। ठीक है, नीलांबर में कौन सा समास है, द्वंद्व है, द्विगु है, कर्मधारय है या बहुब्रीहि है। जल्दी से बताएंगे नीलांबर में समास कौन सा है। तो याद रखिएगा अगर द्वंद्व समास हो तो कहीं पर अगर द्वंद्व समास होता है तो बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जैसे माता और पिता, भाई और बहन। दूसरी बात यह है कि द्वंद्व समास पहचानने का तरीका ये है कि योजक चिन्ह के साथ जो शब्द लिखे होते हैं वो हमेशा एक दूसरे के विपरीत होते हैं। जैसे दिन लिखा होगा तो योजक चिन्ह बीच में करके रात लिखा होगा, सुख लिखा होगा तो योजक चिन्ह करके बीच में बगल दुख लिखा होगा। तो ये होता है द्वंद्व समास पहचानने का तरीका। द्विगु समास की बात करें तो इसका पहला पद संख्यावाची होता है और बहुब्रीहि समास में भी पहला पद संख्यावाची होता है, लेकिन यह किसी अन्य की ओर इशारा करता है। जैसे लंबोदर हो गया, गजानन हो गया, दशानन हो गया। तो यहाँ पर जो नीलांबर है अर्थात नीला है अंबर, नीलांबर अर्थात नीला है अंबर, तो यहाँ समास होगा कर्मधारय। ठीक है, यहाँ समास होगा कर्मधारय। कर्मधारय समास का मतलब जहाँ पर उत्तर पद और प्रथम पद दोनों प्रधान हों। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। आम का तत्सम पूछा गया है यहाँ पर। ठीक है, आम का तत्सम पूछा गया है यहाँ पर, क्या हो जाएगा। तो तत्सम और तद्भव भी एक एक नंबर में पूछा जाता है कि तत्सम क्या है, तद्भव क्या है। यहाँ पूछा गया है कि आम का तत्सम क्या है, यानी वह शब्द जो संस्कृत के हैं। ठीक है, तत्सम का मतलब हुआ जो शब्द संस्कृत के हैं। तो आम का संस्कृत शब्द क्या होगा, तो कहेंगे आम्र होगा। ठीक है, आम का संस्कृत शब्द क्या होगा, आम्र होगा, यानी ऑप्शन यहाँ पर बा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं। कृतवाच्य में प्रधानता। कृतवाच्य में प्रधानता पूछी गई, किसकी है, कर्ता की, कर्म की, भाव की। तो याद रखिएगा कृतवाच्य में जो प्रधानता है वो कर्ता की प्रधानता है। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और भाववाच्य में भाव की प्रधानता होती है। यहाँ कृतवाच्य में पूछा गया है तो कृतवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी, अर्थात ऑप्शन ए सही है। 19 नंबर प्रश्न है कि निम्न में सर्वनाम कौन है, काला, घोड़ा, वाह या लड़का। तो सर्वनाम आप जानते हैं कि जो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होते हैं शब्द वो सर्वनाम कहलाते हैं, है ना। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द ही क्या कहलाते, सर्वनाम। यहाँ सर्वनाम की अगर बात करें तो घोड़ा तो एक
हो गया किसी वस्तु का, या कह सकते हैं किसी जीव का नाम, तो ये तो संज्ञा है। लड़का किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, ये भी संज्ञा है। काला होना, काला या गोरा होना, ये तो किसी भाव की विशेषता बता रहा है, किसी विशेषण की विशेषता बता रहा है ना, ये तो विशेषण हो गया। यहाँ पर लिखा हुआ है वाह, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं सर्वनाम, और यहाँ पर आया है वाह, तो वाह हो जाएगा सर्वनाम, यानी ऑप्शन सा करेक्ट है। 20 और आखिरी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है कि महादेवी वर्मा की रचना इसमें से कौन सी है? नीरजा, कंकाल, गोदान या कोई नहीं। तो महादेवी वर्मा की रचना की अगर बात करें तो यहाँ पर जो नीरजा है ये महादेवी वर्मा की रचना है। नीरजा, रश्मि, यामा, अगर ये सब रचनाएं आ जाएं तो समझ लेना किसकी रचनाएं हैं? महादेवी वर्मा की। कंकाल, तितली, इरावती, ये सब जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। और गोदान की बात करें तो ये मुंशी प्रेमचंद जी की रचना है। इस तरह से हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसके बाद खंड बा आपका शुरू होता है यहाँ से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। खंड बा में लिखा हुआ है क्वेश्चन कि निम्न गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, एक आपके सामने पैराग्राफ लिखा हुआ है कि बुद्ध के इस जन्म की घटनाएं तो इन चित्र कथाओं में ही हैं। ठीक है, इस तरह से एक आपको पैराग्राफ लिखा हुआ मिलेगा, और पैराग्राफ के नीचे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए मिलेंगे, जैसे कि यहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और तीसरा लिखा हुआ है कि जातक कथाएं किन्हें कहते हैं। फिर नीचे लिखा हुआ है अथवा, या तो आप ये कीजिए या तो अथवा करके एक दूसरा पैराग्राफ भी आपको दिया जाएगा। लिखा हुआ है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। अब जैसे ही आपने ममता नाम पढ़ा, आपको तुरंत ही याद आ गया कि हमने पढ़ रखा है ममता नामक पाठ। ठीक है, ममता से यहाँ तुरंत ही पता चल गया ये ममता पाठ का पैराग्राफ है। ठीक है, तो पैराग्राफ लिखा हुआ है कि रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ममता विधवा थी, उसका यौवन स्वर्ण के समान उमड़ रहा था और मन में वेदना, मस्तक में आंधी थी। इस तरह से पैराग्राफ आपके सामने लिखा हुआ है। इसके जब आप थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो देखेंगे कुछ क्वेश्चन लिखे गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ लिखना आपने बखूबी सीख रखा है, अगर नहीं पता है तो वो भी हम आपको बता रहे हैं कैसे लिखना है। संदर्भ में आपको क्या क्या लिखना होता है? पाठ का नाम और लेखक का नाम, यानी ये किस पाठ का है और इसके लेखक कौन है, तो वो भी हमने लिख रखा है। चलिए हम दिखाते हैं आपको कि संदर्भ आपको कैसे लिखना है। ठीक है, संदर्भ आपको कैसे लिखना है, तो बात करते हैं संदर्भ की। तो देखिएगा ध्यान से, आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको इस तरह से संकेत डाल देना है। ठीक है, संकेत आपने डाल दिया। संकेत में क्या लिखना होता है? पैराग्राफ में शब्द का पहला अक्षर डैश डैश करके अंतिम अक्षर लिख दिया हमने संकेत। संकेत के बाद आप डालेंगे संदर्भ। ठीक है, क्या डालेंगे? संदर्भ। संदर्भ कैसे लिखना है? प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पुस्तक गद्य खंड में संकलित ममता। देखिए पाठ का नाम आपको लिखना है, पहले लिखना है प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक या पठित पुस्तक गद्य खंड, याद रखिएगा गद्य खंड लिखना है, पद्य नहीं लिख देंगे अन्यथा गलत हो जाएगा। गद्य खंड में संकलित ममता नामक पाठ से लिया गया है। अगर इसके लेखक, ठीक है, फिर क्या लिखेंगे? इसके लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। इसके लेखक कौन हैं? जयशंकर प्रसाद जी हैं। बिल्कुल ऐसा ही संदर्भ आपको परीक्षा में अपनी कॉपी में लिखना है, आपको आराम से इसके फुल मार्क्स मिल जाएंगे। चलिए इसके बाद हम देखते हैं कि इसका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। ठीक है, ये तो हो गया संदर्भ लिखना। अब अगला क्वेश्चन की बात करें, क्या दिया गया है। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो लिखा हुआ है कि विधवा का जीवन कैसा बताया गया है। ठीक है, 3 नंबर क्वेश्चन है। अच्छा, उससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 है कि रेखांकित अंश की व्याख्या करो, है ना। दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है रेखांकित अंश की व्याख्या करो। तो इस बात को याद रखना है आपको कि रेखांकित अंश की व्याख्या करने को कहेगा तो जितने के नीचे रेखा खींची हुई है सिर्फ उतने की ही व्याख्या करना है। आप पूरे की व्याख्या करने मत बैठ जाना, सिर्फ उतने की ही व्याख्या करनी है
जितने के नीचे रेखा खींची गई है। तो रेखा कितने के नीचे खींची गई है, वो यहाँ से खींची गई है कि हिंदू विधवा समाज में सबसे निराश्रय प्राणी है, तब इसकी विडंबना का अंत कहाँ था। ठीक है, अब क्या करना है, इसका व्याख्या करना है। तो भैया व्याख्या करने में आपको कुछ अलग से नहीं करना है, कुछ इसका अर्थ नहीं लिखना है, बस इसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में कर देना है, इसी को थोड़ा सा अपने शब्दों में लिख देना है, व्याख्या हो जाएगी। ठीक है, जैसे लिखा हिंदू विधवा समाज में सबसे निराश्रय प्राणी है, तो इसकी व्याख्या आपको कैसे करनी है, देखिए हमने लिख रखी है, आपको हम बताते हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या आपको कैसे करनी है, देखो ध्यान से। आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद जी कहते हैं कि हिंदू समाज में एक विधवा का जीवन सबसे नीरस अर्थात बिना किसी सहारे के माना गया है। ठीक है, और उस समय इस विडंबना का अंत करना इतना आसान नहीं था। बस इतने की ही व्याख्या पूछी गई थी, ऐसे ही आपको लिख देना है, आराम से नंबर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि बस इतने की ही व्याख्या करनी थी, आपसे साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया था कि रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी है, जितने के नीचे रेखा खींची गई है उतने की ही व्याख्या करनी है। तो जितने के नीचे रेखा खींची गई थी उतने की व्याख्या हम लोगों ने कर दी। ठीक है, ये इतने की व्याख्या करनी थी। क्वेश्चन नंबर इसी में 3 इसने लिख रखा है कि विधवा का जीवन कैसा बताया गया है। तो साफ साफ देखिए अंडरलाइन जो बनी हुई है वहाँ पर लिखा हुआ है कि विधवा का जीवन सबसे निराश्रय बताया गया है। ठीक है, यानी किसी को सहारा ना प्रदान करने वाला निराश्रय बताया गया है। हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन लिखा है कि पद्यांश पर आधारित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। ठीक है, आपके सामने एक पद्यांश लिखा होगा और इसके उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, देखिएगा 2 पैराग्राफ आपको लिखा हुआ मिलेगा, एक यहाँ पर लिखा हुआ है, ठीक है, और एक अथवा करके और लिखा हुआ, ये देखिए 2 मिलेगा, 2 में से जो एक आएगा आपको करना है। तो चलिए मान लीजिए हम पहला करते हैं। लिखा हुआ है कि सुने सुंदर बैन सुधा रस सानी, सयानी है जान की जानी भली, तिरछे कर नैन द्वैसैन तिन्ह, समुझाए कछु मुस्काए चली। उसके आगे लिखा है कि तुलसी तेहि अवसर सोहन सबे, अवलोकित लोचन लाहु अली। भैया तुलसी आया शब्द तुरंत आपको पता चल गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो पाठ लिखा है धनुष भंग, और धनुष भंग के अंदर इन्होंने लिखा है वन पथ पर, उसी पाठ का है। ठीक है, जैसे ही तुलसी शब्द आया देखते ही आपको पता चल गया ये वन पथ पर जो पाठ है उसी पाठ का है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन कुछ इसके नीचे लिखे हुए हैं, देखिएगा ध्यान से। लिखा है कि उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। संदर्भ कैसे लिखना है, तो संदर्भ वैसे ही लिखना है जैसे अभी आपने गद्य में लिखा। चलिए बताते हैं आपको, संदर्भ वैसा ही लिखना है जैसा अभी आपने पद्य में लिखा। देखिए सबसे पहले आपको संकेत डालना होगा। ठीक है, संकेत डालने के बाद में क्या लिखना होगा, शब्द का पहला अक्षर, यानी उस पूरे जो पद्यांश जो लिखा गया है उसका पहला अक्षर, जैसे हमने लिख दिया सुनि सुंदर, डैश 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 करके उसका अंतिम अक्षर यानी लयहु आली। ठीक है, अंतिम अक्षर लिख दिया। फिर संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत पद्यांश, देखिए जब गद्य आएगा यानी कहानी वाला आएगा तो गद्यांश लिखना, और जब आपको कोई व्याख्या करने वाला पद्य मिलेगा तो पद्यांश लिखना। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पठित पुस्तक पद्य खंड में संकलित। ठीक है, फिर पाठ का नाम डाल देना है, वन पथ पर नामक पाठ से लिया गया है। अब यहाँ पर आप लेखक नहीं लिखेंगे, यहाँ पर आप रचयिता लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि पद्य को जो लिखते हैं उनको रचयिता कहा जाता है, लेखक नहीं। तो लिखेंगे इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। ठीक है, इसके रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी हैं। तो इस तरह से इसका संदर्भ हो जाएगा। संदर्भ के बाद इसमें दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। दूसरा क्वेश्चन इन्होंने लिख रखा है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए लिखा हुआ है कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो रेखा किसके नीचे खींची गई है, रेखा खींची गई है भैया इसके नीचे कि सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, सयानी है जान की जानी भली,
तिरछे करि नयन द्विसैन तिनय समुझाय कछु मुस्काए चली। ठीक है, तो इसका व्याख्या क्या हुआ? इसका व्याख्या यानी इसका अर्थ ये हुआ कि सुनि सुंदर बैन सुधा रस साने, यानी कि उस सुंदर या फिर उसकी सुंदर वाणियों को या वचन को सुन करके, ठीक है, जो वहाँ पर सखियाँ थी, सहेलियाँ थी, जो बातें कर रही थी, उनकी सुंदर बातों को या सुधा रूपी अमृत रूपी बातों को सुन करके सयानी है जान की जानी भली, सयानी मतलब कि चतुर जानकी जो हैं वो भली भांति से समझ गई या जान गई इस बात को। क्या जान गई? तिरछे कर नैन दुसैन तिन्है समुझाए कछु मुस्काए चली। और उनकी बातों को जब वो जान गई तो अपनी आँखों को तिरछा करके, ठीक है, तिरछा करके मानो वो आँखों से कुछ इशारा कर रही हूँ, कुछ समझाना चाह रही हूँ और मुस्कुरा करके चल देती हैं। ठीक है, यानी कि जब वहाँ पर सहेलियाँ आपस में बातें करती हैं तो उनके वचन को सुन करके जो चतुर सीता हैं या सयानी सीता जी हैं वो भली भांति उनकी बातों को समझ जाती हैं और अपनी नज़रों को तिरछा ऐसा करती हैं मानो उन्हें कुछ समझाना चाहती हों, और ऐसा सोच करके या अपनी नज़रों को तिरछा करके मुस्कुराते हुए चल देती हैं। तो इस तरह से आपको इसकी व्याख्या कर देनी थी। इसी में आपको अथवा करके एक और दिया गया है कि सच्चा प्रेम वही है जिसकी तृप्ति आत्मबल पर निर्भर हो। आप अगर उसे नहीं करना चाहते तो ये कर सकते हैं। ठीक है, दो में से एक ही करना है, इस बात को याद रखिएगा, दोनों नहीं करना है, एक करना है, चाहे वो करिए चाहे ये करिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित संस्कृत में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करो। ठीक है, संस्कृत खंड लिखा गया है और इसका अनुवाद करना है, लेकिन करना क्या है कि इसका आपको सबसे पहले संदर्भ सहित अनुवाद करना है, तो सबसे पहले इसका संदर्भ लिखना होगा। अब इसका संदर्भ कैसे लिखेंगे, चलिए आपको दिखाते हैं। इसका संदर्भ लिखना बहुत आसान है। सबसे पहला काम ये आपके आगे सबसे पहले लिखा हुआ है वाराणस्याम, लिखा हुआ है ना, तो आपको संकेत डाल करके वाराणस्याम लिखना है। डैश डैश करके लास्ट में लिखा हुआ है निवसंति, तो डैश डैश करके क्या लिख देना है, निवसंति लिख देना है। ठीक है, फिर कैसे संदर्भ लिखना है चलिए हम आपको दिखाते हैं। ठीक है, कि इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है, ध्यान से देखिएगा। इसका संदर्भ आपको कैसे लिखना है, ये रहा संदर्भ आपका। संकेत आपने डाल दिया वाराणसी, उसके बाद डैश डैश करके आपने अंत का अक्षर यानी शब्द डाल दिया निवसंति। संदर्भ कैसे लिखना है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पठित पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड, क्या लिखना है, संस्कृत खंड में संकलित, फिर आपको पाठ का नाम डाल देना है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है। बस हो गया संदर्भ, आसानी के साथ संदर्भ हो गया। अब इसके बाद इसकी व्याख्या करनी है, चलिए हम बताते हैं आपको इसकी व्याख्या कैसे करना है। ठीक है, समझाते हैं आपको इसकी व्याख्या कैसे करनी है, ध्यान से देखना। देखो लिखा हुआ है कि वाराणस्याम प्राचीन काले गेहे गेहे विद्याया दिव्य ज्योति दोदते। इसका मतलब ये हुआ वाराणसी नगरी में प्राचीन काल से ही, प्राचीन काले यानी प्राचीन काल से ही, गेहे गेहे माने घर घर में, विद्याया माने विद्या की, दिव्य ज्योति दोदते का मतलब हुआ दिव्य ज्योति या ज्ञान रूपी दिव्य ज्योति जल रही है। यानी प्राचीन काल से ही वाराणसी में विद्या रूपी दिव्य ज्योति जल रही है। अधुना अपि संस्कृत वायाच सततम प्रवहति, और आज भी वहाँ संस्कृत की शिक्षा दी जाती है। जनानाम ज्ञानम वर्धयति, जनानाम माने लोगों का, ज्ञानम माने ज्ञान, वर्धयति माने बढ़ाया जाता है या बढ़ता है। अत्रत अनेकी विद्वांस अध्यापने अध्यापने चा करोति, अध्ययने अध्यापने चा करोति। अत्र माने यहाँ, अनेके माने अनेक, विद्वांसम माने विद्वान, अध्ययने माने अध्ययन, अध्यापने माने पढ़ने, पढ़ने और पढ़ाने का काम यहाँ पर करते हैं। ठीक है, बहुत सारे विद्वान यहाँ आते हैं और पढ़ने पढ़ाने का कार्य करते हैं। ना केवलम भारतीय,
न केवल भारतीय अपितु माने बल्कि वैदेशिका अध्यापनाय अत्र निवसन्ति, यानी विदेश के लोग भी अध्ययन के कार्य के लिए यहाँ निवास करते हैं। ठीक है, यानी केवल भारत ही नहीं बल्कि देश विदेश से लोग यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते हैं। तो इस तरह से इसका संदर्भ और व्याख्या कर देना है। अथवा इसमें भी आपको अथवा मिलेगा, 2 मिलेगा, 1 करना है। देखिएगा एक और लिखा हुआ है, एक और आपको लिखा हुआ मिला कि विश्वस्य ईश्वरः एक एव इति भारत संस्कृतम मूलम। अब आप वो करना चाहें तो वो करें, अगर ये वाला आपको आ रहा है तो ये कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं, दोनों में से आप जो चाहें सो कर सकते हैं। अथवा करके चांस है आपके पास। ठीक है, इसके बाद आपको जो अगला क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन नंबर जो अगला मिलेगा कि दिए गए संस्कृत पद्यांश में से, देखो एक क्वेश्चन तो संस्कृत में गद्य से आएगा, एक क्वेश्चन संस्कृत के पद्य से आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद करना है। यहाँ पर भी आपको अथवा करके 2 देखने को मिलेंगे। किसी एक का आपको संदर्भ लिखना है। जैसे पहला लिखा है बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरो वीर भावो ही वीरता। ठीक है, तो आपको इसका संदर्भ लिख देना है। संदर्भ आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है जैसे अभी हमने इससे पहले आपको वाराणसी वाला संदर्भ लिखना बताया। सेम वैसा ही संदर्भ आपको लिखना है कि प्रस्तुत श्लोक, यहाँ श्लोक कर देना। ठीक है, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत खंड में संकलित है ना, संस्कृत खंड में संकलित वीरा वीरेण पूजते नामक पाठ से लिया गया है। बस हो गया संदर्भ, है ना। फिर इसकी व्याख्या कर देनी है, बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजया उभयत्र समो वीरो वीर भावो ही वीरता। यानी कि जो वीर पुरुष वही होता है जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, यानी कि सुख और दुख में जो समान भाव रखता है, जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है, वही सच्चा वीर होता है। व्याख्या कर देनी है। अथवा दूसरा आपको दिया गया है, दूसरा आप कर सकते हैं, दोनों में से एक ही आपको करना है। ठीक है, इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन मिलेगा, निम्न में से किसी एक खंडकाव्य का सारांश अपने शब्दों में लिखिए। तो भैया हर जिला के लिए सारांश अलग अलग होता है। जैसे कहीं के लिए जय सुभाष है, कहीं के लिए अग्रपूज्य है, कहीं के लिए मेवाड़ा का मुकुट है, कहीं तुमुल खंडकाव्य है। हर जिला के लिए अलग अलग होता है। तो आप किस जिला के हैं, अपने जिला वाला आप सिलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, आप जिस जिला के हैं अपने जिला का आप तैयार कर लीजिएगा। दूसरा वाला लिखने से आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपका रहेगा कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी कुछ रचनाएं आपको लिखना है। ठीक है, लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी कुछ रचनाएं आपको लिखनी है। 3 लेखक के नाम आपको दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ दिया गया है प्रीवियस ईयर के पेपर में जयशंकर प्रसाद, रामचंद्र शुक्ल, भागवत शरण उपाध्याय, जिसमें जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लगभग हर बार आपसे बोर्ड एग्जाम में ये दोनों में से कोई एक पूछ ही लिया जाता है। ठीक है, कभी कभी दोनों पूछ लिया जाता है, जैसे इस बार जयशंकर प्रसाद और रामचंद्र शुक्ल दोनों पूछा गया है। इस तरह से कई बार दोनों पूछा जाता है, नहीं तो एक तो 100% मिलेगा ही। तो चलिए हम लोग संक्षिप्त में जल्दी से जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय देखते हैं कि इनका जीवन परिचय अगर एग्ज़ाम में आएगा तो कैसे आपको लिखना है। ठीक है, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय कैसे आपको लिखना है, ये रहा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। ऐसे ही आपको लिखना है। सबसे पहले हेडिंग आपको डाल देनी है कि जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, फिर लिखना स्टार्ट करना है। जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को काशी की सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है वो होता है जन्म, मृत्यु, जन्म स्थान कहाँ पर है और उनके पिता का नाम क्या है। यही इम्पोर्टेंट होता है जीवन परिचय में। यही आपने अगर करेक्ट लिख दिया तो बाकी तो चीज़ें ठीक है। तो आपको लिखना है कि जयशंकर प्रसाद का जन्म 30 जनवरी 1889 को काशी के सुगनी साहू नामक परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। कम उम्र में ही इनके पिता का देहांत हो गया। ठीक है, बहुत कम उम्र ही थी जब इनके पिता का देहांत हो गया। प्रसाद जी ने घर में ही रहकर स्वाध्याय से ही, यानी अपने आप से ही इन्होंने हिंदी, संस्कृत इसका अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। ठीक है, इनका जीवन जो था वो अत्यंत ही सरल था, बहुत ही ये सरल स्वभाव के थे।
बचपन में ही इनके बड़े भाई का भी देहांत हो गया और इनका जो जीवन था वो बहुत ही कठिनाइयों से ग्रस्त हो गया। और जब लगातार ये कठिनाइयों में घिरे रहे, लगातार ये परेशानियों में घिरे रहे, तो इनका शरीर भी अस्वस्थ होने लगा और अस्वस्थ होने के कारण बहुत ही कम समय में यानी मात्र 1937 ईस्वी में ही इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद आपको इनकी कोई 2 रचनाएं लिख देनी है। जैसे हमने इनके लिए 2 रचनाएं लिख दिया, लहर और झरना। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जीवन परिचय लिख करके बाकायदा 2 रचनाएं लिख देनी है। फुल मार्क्स आपको मिल जाएंगे, मज़े के साथ पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो आप जानते हैं एक जीवन परिचय अगर गद्य से आएगा तो भैया एक जीवन परिचय आपको पद्य से लिखने के लिए भी मिलता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके बाद अगला क्वेश्चन। अगर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन आपको दिया गया है, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। ठीक है, जीवन परिचय लिखते हुए उनकी एक रचना का भैया आपको नाम लिख देना है। ठीक है, तो रचना का नाम लिखना है तो चलिए जल्दी से लिखते हैं। सूरदास जी हैं, सुमित्रानंदन पंत जी हैं, ठीक है, और बिहारी जी हैं। तो इसमें लगभग सूरदास जी की रचना हर बार पूछी जाती है। ठीक है, अब आप मान कर चलिए कि अगर पद्य से आप सूरदास, तुलसीदास और बिहारी इन 3 लोगों की रचनाएं अगर आप तैयार कर लेते हैं तो 100% मान कर चलिए आपको इन्हीं में से एक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से देखते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय कि सूरदास जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। ठीक है, तो समझते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय आपको कैसे लिखना है। देखिए ये रहा। ठीक है, आपको हेडिंग डाल देना है सूरदास जी का जीवन परिचय। लिखना है कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में रोनकता नामक जो कि आगरा के पास है, रोनकता नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम रामदास था। ये बचपन से ही पद गायन किया करते थे। ठीक है, और जब इनको पद गायन करते हुए देखा तो वल्लभाचार्य जी ने इनको अपना शिष्य बना लिया। प्रश्न आ सकता है कि सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था, तो याद रखिएगा वल्लभाचार्य। सूरदास जी के गुरु का नाम वल्लभाचार्य था। इनको श्रीनाथ मंदिर में वल्लभाचार्य जी ने कीर्तन गायन के लिए रख लिया। ठीक है, इन्हें कहा गया कि आप जो है उस मंदिर में रहिए और कीर्तन गायन कीजिए। यह जीवन भर भगवान कृष्ण की लीलाओं का ही गायन करते रहे, उनके ही भक्ति में लीन रहे और 1583 ईस्वी में इनका स्वर्गवास हो गया। इसके बाद नीचे इनकी 2 रचनाएं, कोई भी 2 रचनाएं आपको लिख देनी है। जैसे हमने लिख दिया सूर सागर और सूर सारावली। आप ऐसे ही लिख सकते हैं, एक साहित्य लहरी है, ठीक है, वो भी आप लिख सकते हैं। तो कोई भी 2 रचनाएं लिख देनी है और इस तरह से यह क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यह क्वेश्चन भी आपका कंप्लीट हो गया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो भैया अगला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो याद रखिएगा कि अगर प्रश्न पत्र में आया है और उसे आपने लिखा तो एक भी नंबर नहीं मिलेगा। तो ऐसा श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना छपा हो। तो कम से कम 2 से 3 श्लोक आप याद जरूर कर लीजिएगा, वो भी अपने बुक का। ये नहीं कि कक्षा 9 का याद करके आप लिख दें, कक्षा 10 का ही लिखना है और ऐसा लिखना है जो प्रश्न पत्र में ना हो। इसके बाद अगला क्वेश्चन आपको दिया जाएगा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। 4 प्रश्न आपको लिखे हुए मिलेंगे, 2 के उत्तर देने हैं। ठीक है, जैसे आपके सामने पहला लिखा है गृह सतम मित्रम किम, यानी घर में मित्र कौन होता है, तो भार्या पत्नी होती है कि नहीं। घर में मित्र कौन होता है, भार्या होती है, पत्नी होती है, पत्नी लिख देंगे यहाँ। चंद्रशेखर स्वगृहम किम अवदत्, चंद्रशेखर ने अपने घर का नाम क्या बताया, कारागार, है ना। चंद्रशेखर ने अपने घर का नाम क्या बताया, कारागार, कि कारागार ही मेरा घर है। अगला क्वेश्चन है कि प्रहेलिकाया उत्तरम किम आसीत्, पहेली जो थी उसका उत्तर क्या था। और अगला है कि वाराणसी केशाम संगम स्थली अस्ति, तो वाराणसी विविध धर्माणाम संगम स्थली अस्ति, यानी वाराणसी विभिन्न धर्मों की संगम स्थली है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया जाएगा, निम्न में से किसी एक विषय पर निबंध लिखो। किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, ठीक है। आपके सामने 4-5 टॉपिक दिए जाएंगे, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और विज्ञान की उपयोगिता, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लगभग हर बार ये परीक्षा में पूछा जा रहा है, लगभग हर बार ये परीक्षा में पूछा जा रहा है। तो ये दोनों में से आप कोई भी एक तैयार कर लीजिएगा, कोई भी एक लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर अगला जो आपको दिया जाएगा कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, अथवा रेलवे के प्रबंधक को एक शिकायती पत्र लिखवाइए। यानी आपको कोई समस्या है, उसके लिए आपको एक शिकायती पत्र लिखना होगा, किसके नाम? रेलवे के नाम। तो भैया बिल्कुल इस तरह का क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलने वाला है। ये बिल्कुल प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, जो कि हमने पूरा आपको सॉल्व करवा दिया। ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको बोर्ड एग्ज़ाम 2025 में देखने को मिलने वाला है। और इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कम से कम 10 से 15 सेट मैं आपको करवाने वाला हूं, जिसको कर लेने के बाद आप एकदम मज़े के साथ जाएंगे और एग्ज़ाम को उड़ा कर आएंगे, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ख्याल रखिए।